Hey guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. This is next lecture on MCQ session on polity. इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स हैं जो कि MCQs पे बनाए हुए हैं, तो वो आप लेक्चर्स देख सकते हैं जिससे आपकी बहुत ही अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आप MCQ सॉल्व करके अपना नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमें क्या बोलता है, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बिल इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में बिल पेश होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सही कौन सा ऑप्शन नहीं है। द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा। यस, राज्यसभा में भी बिल पेश हो सकता है और लोकसभा में भी बिल पेश हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और उस बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होता है जो मिनिस्टर नहीं होता। इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इनके चक्कर में फिर क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो जॉइंट सेशन बुलाता है पार्लियामेंट का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब डेडलॉक आ जाता है, एक हाउसेस जो होता है वो बिल को पास कर देता है, ठीक है, दूसरा हाउस उस पर होल्ड लगाता है, तो फिर तब क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो समन करते हैं दोनों हाउसेस को, वो जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसेस की। ठीक है, फिर बिल जो है वो पास किया जाता है। ए जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये बिल्कुल ठीक है, स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं तो जॉइंट सीटिंग को। तो ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे सी जो है वो है तो रॉन्ग, लेकिन हमें यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है तो यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। इमरजेंसी में जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ये तीनों आर्टिकल किस किस इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे हमने इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से लिए जॉइंट सीटिंग, ठीक है, जॉइंट सीटिंग्स, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और उसके बाद आप बोल सकते हैं, और हमने क्या लिया है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिया है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद जापान आ जाता है। फिर कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन, कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इज टेकन फ्रॉम कनाडा, और उसके बाद जर्मनी से लिया है हमने इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिए, जर्मनी से। तो ये तीन ऑप्शन क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं लीगल ऑफिसर, उनके लिए यहाँ पे कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है। ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। यस, ऑफ कोर्स, वो ऑडियंस होते हैं, वो कहीं किसी भी कोर्ट में जाके हेयरिंग जो है वो सुन सकते हैं। हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड रीन्यूमरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, उसका ये सब डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट। उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ही एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन वेरियस इश्यूज, ठीक है, ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स। और नीचे है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि ये सारे ही है जो कि उसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्गीज कुरेन इज रिलेटेड टू। जो वर्गीज कुरेन है ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं आपको उत्तर बता दूं तो व्हाइट रेवोल्यूशन से ये रिलेटेड है। ये डेयरी इंजीनियर भी है, ठीक है, ये डेयरी इंजीनियर भी थे, ये डेयरी इंजीनियर भी थे, और ये जाने जाते हैं एज अ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या, एज ए फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग द डेयरी आउटपुट। ठीक है, डेयरी आउटपुट। He is the architect of Indian White Revolution. He is the architect of Indian White Revolution, which helped India to become the largest producer of milk in the world. समझ में आई बात। तो वर्गीज कुरेन is related to the White Revolution. Very important question. Next question is, which of the following statement is true regarding the Indian Constitution? Law making procedure is taken from South Africa. No, that's wrong. Concept of single citizenship is taken from United Kingdom. Yes, ये तो हमने उसी से लिया है जिन पे हमने राज किया, जिन्होंने हम पे राज किया है। Concept of judicial review is taken from Canada. No, I think it's taken from USA. Appointment of governor in different states is taken from Australia. No, Australia से हमने ये नहीं लिया है, ये लिया है हमने कहाँ से, कनाडा से। कहाँ से लिया है, कनाडा से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया गलती से, आई एम सॉरी।
तो सही उत्तर जो है वो हमारा बी हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप पे हमारे यहाँ पे भी अगर हम किसी और देश की सिटीजनशिप एब्जॉर्ब करते हैं तो ये हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा? मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है लोकसभा मेंबर बनने की? तो वो कितनी है, 25 साल। तो 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल चाहिए होते हैं मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स, ठीक है। और हमारे प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, ठीक है, 35 साल। और पीएम की कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली पीएम लोकसभा से ही आते हैं मैक्सिमम, तो उनकी 25 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। कितनी चाहिए, 25 ईयर्स। उसके बाद अगर आपको बताऊं तो लोकसभा स्पीकर भी बोल लो आप, तो उसकी भी 25 ईयर्स, जो लोकसभा से अटैच लोग हैं उनकी 25 ईयर्स ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट? बजट के साथ साथ दो बिल्स और जो है वो पेश होते हैं और पास होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए वो कौन कौन से बिल्स हैं जो बजट के साथ पेश होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बजट के साथ पेश होते हैं और वो पास भी होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स बिल, अब यार उसी दिन थोड़ी टैक्स का बिल जो है वो पेश होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल उस दिन पास होता है, लेकिन कॉन्टीजेंसी बिल नहीं होता है। इट्स ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इट्स फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये जो सी उत्तर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये किसके साथ पास होता है, किसके साथ पेश होता है, बजट के साथ। हु डिसाइड्स वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट? ये जो मनी बिल है इसकी कहानी कुछ बहुत अजीब है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करते हैं वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है, वो ये डिसाइड करते हैं। और ये जो मनी बिल है ये प्रेसिडेंट के पूछने के बाद ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, यह प्रेसिडेंट के पूछने के बाद ही प्रेजेंट होगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। फिर ये राज्यसभा को दिया जाएगा कि बताइए, अपनी टिप्पणी दीजिए, अपनी राय दीजिए थोड़ी। उनकी राय ठीक लगे तो मानी जाती है, नहीं ठीक लगे तो नहीं मानी जाती है, ठीक है। फिर इसको पास कर देते हैं। अगर राज्यसभा की मान्यता हो तब भी पास कर देते हैं, नहीं हो तब भी पास कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा? अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि कौन सा बिल है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि वो क्वेश्चन जो है इससे पहले था, तो आपको आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को यहाँ पे ढूंढने की। तो करेक्ट आंसर हेयर इज मनी बिल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं वो नहीं पढ़े, वो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसी में आपको पता चल गया होगा कि ये मनी बिल है, जो कि सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, और ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है सबसे पहले, फिर राज्यसभा में जाता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट को इसको असेंट देना ही पड़ता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट क्या होता है? टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है, टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली रिस्पेक्ट देना है, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एसोसिएटेड, इससे तो नहीं है भैया, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स भी नहीं और ये भी नहीं। तो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign secular socialist democratic and republic, ओके। तो ये सेकुलर जो है इसका उत्तर क्या हुआ, डी, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज procedure for the amendment of the constitution is taken from, I recently told you that procedure of the amendment of the constitution is taken from साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, यूएसए से लिया हमने बिल ऑफ राइट्स, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज और भी बहुत सारी चीजें ली है। यहां से क्या लिया है हमने, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ठीक है, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर। और उसके बाद कनाडा से लिया है फेडरेशन, कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? देखो प्रियम्बल को लेके जो मेन 3 केस है मैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बारीबुरी यूनियन केस है ना, बेरूबुरी यूनियन केस, इसमें बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके बाद आता है केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला, ठीक है, वर्सेस केरला। इसमें बताया जाता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है LIC
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें बताया जाता है कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको तीनों याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू दैट। सो तो यहां पे जो ऑप्शन है वो ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो कम से कम भी आधे से ज्यादा हमने क्या किया, उसको कॉपी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वहां से जो है चीजें हमें काफी ठीक लगी थी और वो चीजें हमने बारो की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बारो की है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, ठीक है। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ये जो मॉले मिंटो है, तो ये सब यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पास ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम हुई थी और उस टाइम इमरजेंसी थी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ वर्ड्स जोड़े जाते हैं, जो वर्ड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। दो बता देता हूँ, एक आप बताना, ठीक है। सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये यहाँ पे जोड़े जाते हैं। एक वर्ड और है वो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा की इलेक्शंस करवाते हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, और वो स्टेट की इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, स्टेट की। लेकिन ये जो लोकल लेवल पे इलेक्शंस होती हैं वो नहीं करवाते। तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये भी करवाते हैं वो, ठीक है, जो है यहाँ पे वो आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। तो ये भी करवाते हैं, स्टेट का आपको मैंने बता दिया, पार्लियामेंट की भी करवाते हैं, लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा वगैरह की पार्लियामेंट की भी करवाते हैं, आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो सी है ना, सी, इसकी वो नहीं सुपरवाइज करते हैं। तो इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका कौन करता है, तो इसका करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी सुपरविजन करता है, इसको देखता है। तो यहाँ पे होता है आपका एमसीक्यू सेशन एंड। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी आपके पास आएंगे, तब तक के लिए अलविदा, ठीक है, बाय बाय।